बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सयासी मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। जबकि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि यूटर्न लेने वाले और इम्पोर्टेंट नहीं है, मौका मिला तो वो काम करेंगे कि तारीख याद रखेगी। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि ना नून लीग ना PTI हुकूमत जो है आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आम इंतखाबात में 2 हफ्ते बाकी हैं, सिक्योरिटी के भी चैलेंजेस हैं। पुरअमन इंतखाबात के नकात पे जो है निगरान हुकूमत को क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? निगरान हुकूमत को तो मुझे नहीं पता क्या चैलेंज है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये इलेक्शन जो है ये किसके दरमियान हो रहा है, क्योंकि ये तो ऐसा लग रहा है कि आज़ाद अरकान ही हुकूमत बनाएंगे और जो भी पार्टी होगी वो आज़ाद अरकान की ही मोहताज होगी। अभी आज़ाद अरकान जो हैं ये किसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, किसको वोट डालेंगे, क्या होगा। तो मतलब हकीकी आज़ादी मतलब आज़ाद अरकान जो हैं जी वही हुकूमत गालिबन बनाने जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो। तो जो आज़ाद है ना वो आज़ाद हैं, तो वही जहाँ जाएंगे हवा के दोष पे परवास करते हुए उधर ही हुकूमत बन जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अभी तक तो ऐसे ही हालात लग रहे हैं। अब देखें ना, जो सियासी रहनुमा है जी तो वो तो एक हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त सूबा है खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ तो मुझे कोई इंतखाबी जलसा या मुहिम नज़र नहीं आ रही। मुझे सिंध में भी नज़र नहीं आ रही, कोई एक आध जलसा हुआ है कराची में, बाकी तो नहीं नज़र आ रहा। बलूचिस्तान में भी नहीं नज़र आ रही। लाहौर में ही, जहाँ पे लाहौर के आसपास जो यहीं पे सुबह सुबह लोग निकलते हैं, वो चक्कर वक्कर मार के फिर बैठ जाते हैं शाम को जाके। तो ये तो सब लगता है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो नीलाम घर की तरह कोई पर्ची निकलेगी तो उसमें वो तय हो जाएगा। जैसे पहले राजा रियाज के नाम निकला था तो इस बार भी तय हो जाएगा, वरना तो एक भरपूर इस वक्त वो जोशो खरोश पूरा इलेक्शंस का जो होता है तो वो तो है नहीं। और एक दूसरे के खिलाफ भी कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, होनी भी नहीं चाहिए। वो ज़रा सी बिलावल थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन फिर वो जरदारी साहब का कॉल है जरी कि हम और आप लड़ेंगे तो लड़ भी नहीं सकते ज़्यादा, पता है ना कौन है। अच्छा, तो वो एक दूसरे पे तनकीद भी ज़्यादा नहीं हो सकती। जाएगा दूध पी जाएगा, मियाँ साहब लड़ना नहीं है हमने। तो अब मसला ये है कि वो बस वो हो रहा है। मियाँ साहब ज़ाहिर कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत को ना गिराया जाता तो पाकिस्तान बहुत आगे होता। बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी वो कितनी दफ़ा इसको बनाओगे, तो 4 दफ़ा, तो मेरी बारी है। और कहीं कहीं अंधेरों में कई आज़ाद अरकान मौजूद हैं जिनके ऊपर सबका दारो मदार है कि वो आज़ाद अरकान जहाँ जाएंगे वहाँ पे जो है वो हुकूमत बन जाएगी। वो आज़ाद अरकान तहरीक इंसाफ के होंगे, किसके होंगे, खुदा जाने क्या होगा। तो इलेक्शन हो तो रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कुछ बस हो रहा है। बस इससे ज़्यादा मैं इस पर कोई अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन आप कमाल देखें कि वो जो है वो उसमें अब मंशूर आएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, चैट GPT में डाल दें प्लीज़ मेक, वो जो है प्रॉम्प्ट कर दें उसको, पाकिस्तान का इलेक्शन हो रहा है तो हमारा जो है वो एक मैनिफेस्टो, वो टक 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 करके 10 15 12 पॉइंट्स बना देगा। आसान तरीन तरीका। उसी को उर्दू में कॉपी पेस्ट करके उर्दू में डालें, ट्रांसलेटर में, गूगल ट्रांसलेटर में, उसको उर्दू में आ जाएगा, नफीस उर्दू में। छोटी मोटी कहीं ऊपर नीचे चीज़ होगी, इरफान सिद्दीकी साहब से ठीक करवा लें। वैसे इरफान सिद्दीकी साहब, हाँ उनसे करवा लें, पहले भी उनसे पीपल्स पार्टी भी करवा लें, उनसे वो भी सब करवा के जारी कर दें, खत्म हो गया मसला। इतने रोल रप्पों की जरूरत है नहीं हमें अपना दिमाग ज़्यादा ख़राब करने की इसमें। इलेक्शन के बाद डे आफ्टर क्या होगा ये इशू है, अगले दिन क्या होगा। इस्तेकाम, मईशत, सिक्योरिटी, रिफॉर्म्स और ये इश्यूज हैं। और ये जो यूथ बल्ज मुल्क में आ रहा है जिसकी बात आज आर्मी चीफ ने भी कही है, शहबाज शरीफ साहब भी कर, सबको ये यूथ जो है उसके अंदर एक मायूसी का, बहुत ज़्यादा मायूसी का एक फैक्टर मौजूद है। उनको हौसला दिलाने की ज़रूरत है कि नहीं,
आगे बहुत अच्छा होने जा रहा है सब कुछ। और ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा गेन भी कर रहे हैं और फिर लूज़, हम असल में अब देखिए ना, एक चीज़ हासिल करते हैं फिर उसे लूज़ कर देते हैं, फिर हासिल करते हैं फिर लूज़ कर देते हैं। और मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि हम लोग स्ट्रेटेजिकली दुनिया में इस वक्त, अगर कोई मुल्क इस वक्त, और भी मुल्क हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र से अगर कोई मुल्क बदतरीन बहरानों से निकल के और इस वक्त खैर खैरियत से आगे जा रहा है तो पाकिस्तान है। और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम हो अंदरूनी तौर पे। तो ये अब द डे आफ्टर क्या होता है, हुकूमत किसकी बनती है, कैसे बनती है, अगर बहुत ज़्यादा आज़ाद होंगे तो फिर वो कितनी वजारतें होंगी, क्या होगा। मैंने आज वजारत ख़जाना से चेक किया कि कोई हलचल, कोई शख्सियत आई यहाँ पे पता करने के लिए कि पाकिस्तान के आगे माशी मामला कैसे चलेंगे, कोई नहीं आया। तो दिलचस्पी लेनी चाहिए, हमारे जो माशी अमूर हैं उसमें सियासतदानों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। माशी मामलात, खारजी मामलात और स्टेबिलिटी, और ये जो मायूसी मुल्क के अंदर, इससे निकालें लोगों को। और महंगाई, वो तो आहिस्ता ग्रेजुअली जाएगी महंगाई, लेकिन ये कि वो स्टेबिलिटी होगी ना, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नहीं तेज़ी से बढ़ेंगी। अगर स्टेबिलिटी आ जाए ना एकदम, तो तेज़ी के साथ जाएंगी, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं हैंडल विद केयर, कि हमारे मामलात कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। जैसे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा कल आ रहे हैं, तो उनके साथ सफारती ताल्लुक़ बहाल हो गए। शुक्र खुदा का ये मामला जो है वो बखैर खूबी हल हुआ। लेकिन मैं आपको, जो मैंने कल भी बात की थी ना, देखिए ये मैं नहीं जानता कि इसको किस तरह से क्या इसको कोई हम तशबीह दे सकते हैं 100 सवा 100 साल या 150 साल पहले के हालात से, कि जब एक पूरा माहौल था 1914 से पहले, जो माहौल, एक पूरा माहौल बना था, ठीक है ना। फर्डिनेंड को तो बाद में मारा था ना 1914 में, जिस पे वर्ल्ड वॉर छिड़ी है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो बाल्कन की जंगें हो रही हैं। उससे पहले देखें तो फ्रांस और रशिया का इत्तेहाद हो गया जर्मन्स के अगेंस्ट। जर्मन्स ने ऐलान कर दिया हम अपनी बहरिया को बढ़ा रहे हैं, एक लॉ पास हो गया। मतलब बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे जो जो के मतलब एक तल्ख माहौल बन रहा था पूरी दुनिया में। और 3 एम्पायर्स टूट गई। रशियन, जब वर्ल्ड वॉर छिड़ी है तो 3 सल्तनतें उसके नतीजे में टूट गई। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। 3 एम्पायर्स टूटी, लेकिन मसला हल नहीं हुआ, क्योंकि जर्मन जो थे, जर्मन्स को चूंकि तज़हीक का निशाना बनाया गया बहुत ज़्यादा, तो वो जो तज़हीक का निशाना बनाया गया, उनसे उनको ज़लील ख्वार किया गया, उनसे मुआहदे साइन करवाए गए, तो जर्मन्स के अंदर से फिर हिटलर निकला। रिएक्शन, हिटलर एक रिएक्शन के तौर पे फोर्स थी ना, रिएक्शनरी तौर पे। कमाल अतातुर्क ने तो इनकार कर दिया था मानने से ना। कमाल अतातुर्क ने तो कहा था सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इलाके हमारे जाएं। वो तो जंग छिड़ गई थी यहाँ पे पहले ही, जंग अजीम के बाद जो खलीफा ने साइन कर दिए थे मुआहदे पे, तो उसने। लेकिन ये कि फिर वो चलते चलते, इसी तरह आप तो बस सारे इवेंट्स आप देखें चलते चलते, तो वो दूसरी जंग अजीम से पहले के भी इवेंट्स हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंगें हो रही हैं। अभी जो मैंने कल भी बात की थी आपसे, देखें अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दुनिया का कोई इलाका इस वक्त ऐसा नहीं है जहाँ पर आपको आसपास जो है वो शोले ना महसूस हो रहे हो, हिद्दत ना महसूस हो रही हो। और हिद्दत जो है वो 2-3 तरह की। और ये जो मामला है ना गजा का, ये बिगड़ के बहुत ख़राब हो गया है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और ये जो जंग है, अब ये गजा की जंग ना गजा की रही है, यूक्रेन की जंग ना यूक्रेन की रही है, ये जंगें फैल गई हैं। और पिछले 24 घंटों में अमेरिका ने सोमालिया पे स्ट्राइक कर दी है, सोमालिया पे। यानी अब जंग में सोमालिया भी आ गया। और ये अगर मैं यहाँ पे ये देख रहा था, अफ्रीकन कौम का, जो अमेरिका की अफ्रीकन कौम बनी थी, ये जब ये कर्नल गद्दाफी और ये सारे मामला शुरू हुए ना, बहुत ज़्यादा पुरानी कमांड उनकी नहीं है, लेकिन उनकी ये जो पहली स्लाइड है कि फेडरल गवर्नमेंट सोमालिया अफ्रीकन कौम टारगेट अल शबाब। और इसमें जो है उसकी वजह ये हुई कि कुछ 10 दिन पहले वहाँ पे ये 23 तारीख को, 21 तारीख को ऐलान उन्होंने कल रात को किया, ठीक है, कि सोमालिया पे स्ट्राइक हुई है। अच्छा, अब सोमालिया पे जहन में रखें, सोमालिया
सोमालिया पे वैसे स्ट्राइक्स होती रही हैं इस तमाम अरसे में, पिछले साल 2023 में भी हुई हैं स्ट्राइक में, शबाब आगे पीछे। ये सोमालिया वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अगर सोमालिया में कज़ाक घूम रहे हैं तो वहाँ इतनी सारी बेसिस क्यों हैं? जबूती पे वो क्या कर रही हैं बेसिस, और सोमालिया में क्या कर रही हैं बेसिस, और वहाँ पे तो एक आपको ऐसा लगता है कि हासिल सी जगह हो गई है, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पूरी दुनिया बैठ गई बेसिस बना के, लेकिन वहाँ पे हुतीज़ और सोमाली कज़ाक घूमते फिर रहे हैं और वहाँ पे स्ट्राइक्स करनी पड़ रही हैं। अमेरिकन बेसिस है वहाँ पे, तो स्ट्राइक करनी पड़ रही है, ड्रोन स्ट्राइक। ये मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या जंगी हिकमत अमली है। मतलब वो क्या अपनी बेस से बाहर निकल के उनको नहीं पकड़ सकते? नहीं, वो ऊपर से स्ट्राइक्स हो रही हैं। अच्छा, तो अब ये स्ट्राइक्स यमन से बढ़ के, पहले तो यमन पे हुई बहुत ज़्यादा और सोमालिया पे शुरू हो गई, सीरिया पे हो रही हैं, इराक पे दोबारा हुई है पिछले 24 घंटों में। अब आप देखिए जंग कहाँ तक फैल रही है। और ये जो वाइट हाउस का एलामिया है, जो 6 स्लाइड है, तो उसमें यह है कि ये जो मुल्क हैं इसमें 24 मुल्क इसमें शरीक हुए हैं इस स्ट्राइक में। जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, इन सब ने मिलकर सूडान पे स्ट्राइक की है। सॉरी, सूडान कह रहा हूँ, सोमालिया पे। मुझे ये देखें, बात ये है, ये किसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं, मैं हमेशा बार बार बात कह रहा हूँ कि ये किसी मुल्क के साथ लड़ाई नहीं हो रही, ये हूतीज़ के साथ हो रही है। ये हूतीज़ के साथ और सोमाली कज़ाकों के साथ पूरी दुनिया अपनी फोर्स से लेकर आ गई है और भूल गई है उधर नेटो वेटो को क्या बना, उधर वो यूक्रेन का क्या बना, तो हूतीज़ नहीं काबू आ रहे। और ये स्ट्राइक करनी पड़ी है अब यहाँ पे। और उसकी वजह क्या हुई है? वजह ये हुई है कि 10-11 दिन पहले 2 अमेरिकन मेरीन्स जो हैं वो गायब हो गए थे, अगवा हो गए थे, और 2 अमेरिकन नेवी मेरीन्स अगवा हो गए थे। और उसके बाद पता ये चला, बयान ये हुआ कि ये वीकेंड के ऊपर ही, कि उन दोनों को कत्ल कर दिया गया है। अब ये अमेरिकन मेरीन्स का कत्ल शुरू हो गया है। सही। इससे पहले ये मिसाइल चल रहे हैं तो ये हो रहा है, लेकिन ये सोमालिया के अंदर उसके बाद ये स्ट्राइक्स हुई हैं। और ये एक बड़ी खौफनाक, ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूँ, सेकंड स्लाइड, नेवी सील्स डिक्लेयर डेड आफ्टर मिशन टू स्टॉप ईरानियन वेपन्स। ये मतलब नेवी सील्स का जो डेथ है ना, ये अमेरिकन नेवी सील्स की बात हो रही है। ये बात जो है ये इसराइल की फ़ौज की भी नहीं बात हो रही, ये बात जो है वो, ये बात अमेरिकन नेवी सील्स की बात हो रही है। सही। उसके बाद रिएक्शन आया है, और रिएक्शन क्या है सोमालिया पे, हूतीज़ पे मुसलसल हो रहा है। और हूतीज़ जो है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि यमन जो है इस पूरे खत्ते का गरीब तरीन मुल्क है, गरीब तरीन मुल्क है, जो खाना जंगी का शिकार होके और पहले ही बर्बाद हो चुका है। और बड़ा खूबसूरत, जिन लोगों ने पुराना सना का देखा हुआ है, और ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि 2 हिस्सों में तकसीम था, शुमाली और जनूबी। 1990 तक जनूबी हिस्सा जो है अदन की बंदरगाह, वहाँ पर ये इंडिया जाती, ये ब्रिटिश के पास था 1990 तक। फिर उसके बाद दोनों यूनाइट हो गए, और यूनाइट होने के बाद उधर से जो शुमाली यमन के जो, अच्छा नक्शे पे ये मशरक़ी मगरबी नज़र आता है, वैसे इसको शुमाली और जनूबी कहते हैं। तो ये जो है ये वो उधर आके इसके सत्तर अब्दुल्ला साले, और उसके बाद उनका कत्ल हो गया। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि ये अभी हूतीज़ हैं, अभी प्रॉपर आर्मी नहीं है। और हूतीज़ ने और कद्दाकों की वजह से अगर ये हो गई सूरत हाल पैदा, तो ये सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक है। तो आपकी जंग कहाँ छिड़ गई है? ये गज़ा में जो शहदा हैं उनकी तादाद 25,500 क्रॉस कर गई है। 25,500। मुझे नहीं पता कि बाइडन जो है वो नेतन्याहू को कुछ कहने के काबिल हैं, या नेतन्याहू अमेरिका के सदर बन गए हैं। मतलब ये इनका क्या ताल्लुक है आपस में, खुदा जाए। वो बार बार कह रहे हैं, वो 4 महीने से ट्रक की बत्ती के पीछे दुनिया लगी हुई है कि सीज़ फायर होगा, ये होगा, फलां होगा, तो 2 रियासती सोल्यूशन होगा। और कल वो न्यू हैम्पशायर में निकी हेली को उन्होंने फ्लैट कर दिया, ट्रंप ने। वो निकी हेली कह रही हैं कि मैं तो आऊँगी दोबारा। मतलब रिपब्लिकन कैंडिडेट से अब इलेक्शन मोड में जा रहा है ना अमेरिका। तो बाइडेन ने भी, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा कि तो तय हो गया कि आगे जीओपी जो है रिपब्लिकन ये ट्रंप को ही लेकर आएंगे, तो अमेरिका। लेकिन बात ये है कि पूरी दुनिया में इंतशार। अच्छा, अब ये जो अगर आप शिपिंग लेन्स देखें, अगर आप मैप देखें शिपिंग लेन्स का, तो एक तो वो नीचे से आ गया ना, वो जो पोर्ट ऑफ
गुड होप करके वो अफ्रीका के नीचे से ऐसे जहाज़ घूम के जा रहे थे, क्योंकि ऊपर बाब मंदलब में और वहाँ पे शिपिंग लेन सारी ख़राब थी, मतलब वहाँ पे हमले हो रहे हैं, ख़राब थी, हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी की क्राइसिस है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़, और उसको तो छोड़ दें आप साइड पे। दूसरा वो मलाका वाला हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तीसरा जो अमेरिका है ना, अमेरिका की ट्रेड कहाँ से चलती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका की ट्रेड बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है बहरे अहमर पे। ये बहरे अहमर है ना, ये या इस मैप को ऐसे रखें यहीं पे, ये आप देखें दरमियान में आपको अफ्रीका नज़र आ रहा है, ठीक है। अफ्रीका के और ये सऊदी अरेबिया के दरमियान आपको ये नज़र आ रहा है सुइस कैनाल, और ये बाब मंदलब नज़र आ रहा है। यहाँ से जहाज़ निकले, यूरोप से जहाज़ आए, ये सुइस कैनाल से निकले और ये बहरीन में चले गए, ठीक है ना। ये जो नंबर 3, 4, 1 और ये आगे ये 2 ऐसे करके इस तरफ जा रहा है ना, ये ठीक है। अच्छा, और लेकिन जो अमेरिका है, अमेरिका तो इस तरफ है। अमेरिका का क्या ताल्लुक है नहर सुइस से? अमेरिका का ताल्लुक, अमेरिका तो इधर है, ये आपको नजर आ रहा है ना, ये लातीनी अमेरिका और शुमाली अमेरिका, इनके दरमियान जो मसनूई कैनाल है या जहाँ से जहाज गुजरते हैं, वो पनामा कैनाल है, वो 83 किलोमीटर ये नजर आ रहा है आपको इधर से जहाज जाते हुए। ये जो नंबर 6 है पनामा कैनाल, यहां से तो अमेरिका ने कहा थोड़ा साइड में फेंको, क्या है उधर हो रहा है, ठीक है हम देख रहे रहे जाके, ठीक है मामला। अब जनाब जो पनामा कैनाल है उसमें पानी खत्म हो गया, उसमें पानी खत्म हो गया, और वहां से जहाज गुजरने के लिए जरूरी है कि खास मिकदार में, क्योंकि वहां से जहाज गुजरते हैं तो खास मिकदार में पानी फेंकता है जहाज को ना, ऊपर उछालता है, फिर वो जहाज ऐसे क्रॉस करके आगे जाते हैं। जो जिन लोगों ने देखा हुआ है उनको आइडिया है कि वो किस तरह से पनामा का जैसे जो जहाज गुजरते हैं ना, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीन होता है। वो ऐसे करके जहाज जो होता है पूरा कंटेनर ऊपर जाता है और फिर वो आगे फ्लो करता है, वो पानी उसको प्रेशर से फेंकता है, वो नीचे पानी का होना बड़ा जरूरी है। वहां पे ड्राउट आ गया, वहां पे पानी का कहत पड़ गया है पनामा कैनाल में। और पनामा कैनाल में पानी का कहत पड़ने का मतलब ये है कि अमेरिका की जो, जिसने इसको डिटेल में पढ़ना हो तो फॉरेन पॉलिसी का 20th जो एक आर्टिकल है, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ उसको पढ़ लें। पनामा कैनाल इज रनिंग ड्राई। अच्छा, अब चूंकि ये ड्राई है, हो गई है पनामा कैनाल, तो वहां से अब वो पूरी दुनिया में अब जनाब एक ये क्राइसिस पैदा हो रहा है कि जहाज कहाँ, कोई दुनिया का मुल्क नहीं रह सकता जब तक उसकी शिपिंग लेन्स और ये लैंड लेन्स, महंगाई, गंदम आपके पास यूक्रेन से आना है, ऑयल कहाँ से आना है, LNG कहाँ से आनी है, ठीक है, उसके बाद आपके कंटेनर्स, आपका सामान, आपके, तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है, जो पहले ही कोविड से नहीं निकली थी, वो अब 2 जंगों का शिकार हो गई। और ये 2 जंगें नहीं हैं, मतलब अगर हम इसको सिर्फ गजा की जंग समझेंगे तो ऐसा नहीं है। गजा की जंग फैल चुकी है, 25,000-26,000 शहीद, और प्लस साथ ये कि सोमालिया, प्लस ये है कि अब ये अगर आप किसी को कहें कि सी टू रिवर टू सी, तो जेन में जो है वो मतलब ये सी टू सी आता है, रेड सी टू मेडिटेरियन सी, मतलब रिवर जॉर्डन पे तो कम हो रहा है ना, अब तो ज़्यादा ये रेड सी टू मेडिटेरियन सी मसला हो गया है ना हुतीस की वजह से, तो सी टू सी हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है दूसरी बात है, और आप बहुत ज़्यादा इनको अगर आप रोकेंगे, ये जो शॉर्ट रेंज जो मिसाइल्स मार रहे हैं, ये पूरा ये एक नहीं मारते, ये पूरी जैसे बारिश होती है ना, तर 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 करके, अभी तो आपने फेंक दिए, मार दिए, अब मुझे नहीं पता कितने 100 या कितने हज़ार डॉलर्स का या कितना सस्ते से होते हैं, मगर इनको रोकने के लिए जो खर्चा है वो तो आपको पूरा पैट्रियट ऑन करना पड़ता है, आयरन डोम ऑन करनी पड़ती है, कभी क्या करना पड़ता है, तो वो जंग का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। फिर ये कि जहाज़ आप वहाँ पे, अच्छा फिर उसके बाद अमेरिका डिनाई कर रहा है, लेकिन हूती इस बात पड़े हुए हैं कि उन्होंने एक US शिप को हिट किया, और US शिप जो है ये ओशियन जास को उन्होंने हिट किया कुछ देर पहले। अच्छा, इसको अब डिनाई कर रहे हैं अमेरिकन, कह रहे हैं कि नहीं हिट किया। देखें, अगर कोई जहाज़ हिट हो गया अमेरिका का और आग लग गई और ऐसे वाक़यात हो गए, या कोई खुदा न खासा कोई तैयारा जद में आ गया, ये जंग ख़राब हो रही है। फ्रोज़न भी नहीं कहूँगा मैं इसको, एक्सपेंडिंग। वो जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो फ्रीज़ हो गया है, मतलब उनका जहाज़ आज क्रैश हुआ है, रशिया का एक जहाज़ गिर गया है, उसमें 65 या 80 लोग उसमें जो है वो जहाँ भग हो गए। वो सारे के सारे लोग जो थे वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, यूक्रेन के थे,
और वो इन्होंने कहा है जनाब रशिया ने कि वो इन्होंने खुद गिरा दी है, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर ताकि एक्सचेंज ना हो सके, इन्होंने जहाज यूक्रेन ने खुद गिराए। उसमें रशियंस कम थे, यूक्रेन के लोग ज़्यादा थे। अब इशू ये सारा कि ये जंग हो गई, ये फैल रही है, ठीक है। फैल जब रही है तो इसको रोकेगा कौन? देखें, जब ये दूसरी जंग अजीम, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के दरमियान जो अरसा था, तो ये अरब ममालिक का एक मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ, और वही था कि हम आपको ऑयल देंगे, आपका आराम को आएगा, और आप हमें सिक्योरिटी देंगे। बुनियादी उसका नुकता ये था। इसी पे इतने साल चले ना कि भाई आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, और ठीक है हम आपके कैंप में रहेंगे, लेकिन आप जो हैं और यहाँ पे आप आराम को वगैरह बना लें। अब अमेरिका को ऑयल की जरूरत नहीं रही, लेकिन सवाल यह है कि अगर सिक्योरिटी भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, अमेरिका की बात हो रही है, और किससे? ये कोई सद्दाम हुसैन नहीं है, ये कोई कर्नल गद्दाफी भी नहीं, हुतीस, अंसारुल्लाह। और उनको वो अभी जंग में, वो मैंने कहा ना जंग में बर्बाद हुआ वो यमन, अब वो मारे जा रहे हैं वहां पे जनाब। अब उनको कौन रोके? कौन सा मुल्क कूदे बीच में? अब इन्होंने लिस्ट जारी कर दी है कि 24 मुल्कों ने, ये व्हाइट हाउस के नाम पढ़े ना जरा, छठी सारे मुल्कों ने मिलकर सोमालिया पे अटैक किया है और यमन पे अटैक किया है। और क्या अटैक किया? वो जैसे खत्म होता है फिर जवाबी अटैक आ जाता है। भाई इराक पे अटैक हुआ है दोबारा ऐनुल असद बेस पे। तो ये इसको अब रोकेगा कौन? देखिए, पहली और दूसरी जंग अजीम में कुछ बड़े थे जो बैठे थे आखिर में, या जो फतह हासिल कर गए थे वो बैठे थे, और उन्होंने कहा था कि अब ये ऐसे रूल बेस्ड ऑर्डर बनेगा। भाई जर्मन हार गए, शिकस्त हो गई, ये सबको जापान पे वो हारे, क्या थे वो गिरा दिए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे, तो जीत गए थे। उसके बाद एक रूल बेस्ड ऑर्डर बना था, वो बड़े बैठ गए थे सारे उन्होंने। अब इशू ये है कि वो तितर बितर हो गए, वो सारा तितर बितर हो गया सिस्टम के। इसमें जीतेगा मतलब इसमें तो हुती बैठेंगे क्या? दुनिया का नया रूल बेस्ड ऑर्डर हुतीस बनाएंगे सोमाली कज़ाकों के साथ। यानी ये जो सुपर पावर्स हैं जो दूसरी जंग अजीम के बाद जो बनी है, तो इस जंग में तो वो अजीबोगरीब सूरत सिचुएशन में है ना। ये तो हुती से पिटाई, और हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह पर करार है। वो नेतन्याहू कल जो 24 लोग मर गए एक दिन के अंदर। तो बात यह है कि ये अभी इसमें हिजबुल्लाह नहीं है, ये ज़हन में रखें कि हिजबुल्लाह अगर इसमें खुदा ना करे कि ये जंग लिबनान तक फैले, अभी तो सिर्फ ये बॉर्डर्स के ऊपर हो रहा है ना, शीबा फार्म्स उधर से इधर से, लेकिन अगर ये हिजबुल्लाह आ गई तो मेडिटेरियन सी गया। अभी तो ये स्विस है ना, वो उधर की जो बैरूत की बंदरगाह है, वो तो आप नक्शे में देखें तो वो सिर्फ इधर नहीं फैलेगी, वो मेडिटेरियन सी कंप्लीट बंद होगा। उसमें साइप्रस वाइप्रस ये वो सारा पूरा उधर से, वो हिजबुल्लाह के पास जो उनके पास अच्छी खासी नेवल स्ट्रेंथ भी, वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं आएंगे, और वो गोलान की पहाड़ियों पर भी मौजूद हैं, वो उधर भी मौजूद हैं, वो ये पूरा मेडिटेरियन आप समझेंगे पूरे यूरोप को चौक करेंगे। तो हिजबुल्लाह को नहीं आना चाहिए, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा। लेकिन इशू ये कि ये जंग फैल रही है और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कि कोई एक होता है ना, एक फ़ोन किया किसी ने, या आज से 10-15 साल पहले तक ऐसे ही था, एक फ़ोन किया जी वहाँ से अमेरिका से फ़ोन आ रहा है, वो रुक जाओ, रुक गए सारे। अब हुती से लड़ाई हो रही है। ताकत इल्म नहीं, वही जुमला, ताकत इल्म नहीं है कि जो इस्तेमाल करने से बढ़ेगा। ताकत आप इस्तेमाल जब करते हैं तो कम होती जाती है, और वो भी हुती से अगेंस्ट आप यूज़ कर रहे हो, इतने दिन हो गए। अच्छा, और फिर नेतन्याहू हमारी बात नहीं सुन रहा, मतलब हुती से हम लड़ रहे हैं और नेतन्याहू हमारी बात नहीं सुन रहा। वो कह रहा है टू स्टेट सोल्यूशन। आज उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने किया, फिर दोबारा वो कह रहा है मैं तो टू स्टेट सोल्यूशन नहीं मानता। तो पहली दफा हमास के लोगों ने कहा कि हम भी नहीं मानते, अब हम भी नहीं मानते टू स्टेट सोल्यूशन। वो बिल्कुल आप चले गए वहीं पे ओस्लो मुआहदों से पहले कि जी उन्होंने कहा अब हम भी नहीं मानते, अब हम भी कहते हैं कि ये बनेगा तो ये पूरा का पूरा फलस्तीन बनेगा, ये हमारा इलाका है, ठीक है। फलस्तीन तो पहले था ना, फलस्तीन के में फिर बनी इसराइल और बाकी कबाइल है, फलस्तीनी तो मौजूद थे ना पहले। वो जिन लोगों ने देखी हुई है मूवी सैमसन एंड डिलाइला और ये सारी मूवी, तो ये तो मौजूद थे ना, फलस्तीन तो मौजूद था। और बाद में उस सरजमीन के ऊपर अंबिया आए ना, तो फलस्तीन तो पहले मौजूद था, इसराइल तो नहीं था, तो बाद में आए फलस्तीन। अब ये मतलब इतनी कोई लंबी चौड़ी बहस इसमें है ही नहीं। इशू ये है कि जो मैंने कल ही कहा ना, कॉलोनियल सेटलर आ गए हैं, तो वो उनके लिए तो ये यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, और इतना 26-27 हज़ार लोगों को शहीद करके तो फिर कहाँ जाना है। टू स्टेट सोल्यूशन तो वैसे ही उन्होंने ख़त्म कर दिए मामला, क्योंकि सिक्योरिटी कौन मतलब जिनके बाप आपने मार दिए, बहनें मार दी हैं, बच्चे मार दिए, तो उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। तो वही सोल्यूशन था कि
एक इंटरनेशनल फोर्स आ जाती वहाँ पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की होती, मुस्लिम ममालिक होते, बाकी वो आके सिक्योरिटी को संभालती, सब कुछ करती। वो नेतन्याहू, अमेरिका कह रहा है, वो नेतन्याहू हमारी नहीं सुन रहा। मतलब ये क्या बात है? मतलब इसका कुछ सर पैर और जंग फैलती जा रही है। और कह नहीं, वो ज़ेलेंस्की जो है वो तो बेवकूफ़ आदमी था, उसके पास ताकत ही नहीं थी लड़ने की, वरना तो रशिया से वो जीत चुका। उसको भी टक्की बत्ती के पीछे लगा दिए, वो फ्रोजन हो गए कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक्सपेंड भी फैलता जा रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है आज सदर इब्राहिम रईसी, जो मैंने कल भी बात की थी, ये ईरान बड़ा इसमें सारे मुल्कों का इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सदर इब्राहिम रईसी आज तुर्की का दौरा कर रहे हैं और तुर्की में उनकी मुलाकात हुई है सदर तैयब उर्दगान से। अच्छा, अब ईरान और तुर्की जो हैं ये आप समझें कि यानी दोनों नॉन अरब ममालिक, दोनों ज़बरदस्त ममालिक, पुरानी तारीख रखते हुए ममालिक, कोई अभी ये 10-15-20 सालों में नहीं बने, पुरानी एम्पायर्स हैं, ठीक है ना। पर्शियन एम्पायर है और ऑटोमन एम्पायर है, और ये तो, और दोनों के कायदीन जो हैं वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, सदर इब्राहिम रईसी भी और तैयब उर्दगान भी। क्या बात। अब उनके दरमियान बात हुई और टॉपिक जो था वो गज़ा, लेकिन उस गज़ा से हट के भी इश्यूज हैं। लेकिन इस वक्त मैंने आपसे कहा ना कि सारे मुल्क आपस में अपने इख्तलाफात ख़त्म कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि पाकिस्तान और ईरान के इख्तलाफात ख़त्म हुए। तो इब्राहिम रईसी और जो तैयब उर्दगान है, ये क्या इशू है? ईरान और तुर्की का क्या इशू है? दोनों एक दौर में अमेरिकन कैंप में रहे, इनकलाब के बाद हालात चेंज हुए। और जो आज़रबाईजान है, एक तो आज़रबाईजान का इशू है, क्योंकि आज़रबाईजान का जो हम पहले भी दिखा चुके हैं बार बार, उसको ज़रा अपनी भी वो जोग्राफी जो है वो दोबारा, ये जो ज़ेंजिगोर कॉरिडोर है, ज़ेंजिगोर कॉरिडोर जो है ये टर्की आज़रबाईजान के दरमियान में, चूँकि आज़रबाईजान जीत गया जंग, तो इसलिए जो ईरान है वो आर्मीनिया के ज़्यादा करीब था, और टर्की जो है वो पाकिस्तान टर्की के साथ स्ट्रेटेजिकली आज़रबाईजान के साथ था। आर्मीनिया को असला फराम कर रहा था इंडिया। मैं कह रहा हूँ कि इसको ये मैं तो ज़ाती तौर पे जो जयशंकर जी हैं उनका बड़ा मुतरफ़ हूँ कि वो बड़े मेहनती आदमी हैं और बड़ी गहरी नज़र रखती है, लेकिन आखिर में तो रिज़ल्ट देखा जाता है ना कि क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया। तो ये आज़रबाईजान आर्मीनिया की जंग में वो आर्मीनिया की तरफ खड़े थे, उनको असला दे रहे थे, ये इधर से आज़रबाईजान जीत गया। लेकिन आज़रबाईजान के जीतने के बाद आज़रबाईजान की दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज़रबाईजान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा अहले तशी हैं। ईरान के बाद सबसे ज़्यादा अगर अहले तशी इराक में नहीं है, आज़रबाईजान में है। तो आज़रबाईजान अहले तशी हैं, ठीक है। तो ये आपस में इनके इश्यूज जो हैं उनको वो रिजॉल्व हो रहे हैं, मुआहदे हो गए हैं, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, आगे कैसे मूव करना है ये तो अच्छा, इसी तरह से सीरिया, शाम के अंदर बशर अल असद के खिलाफ थे तैयब उर्दगान, और ईरान बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था। अब बशर अल असद अरब लीग में आ गए हैं, वापस अरब हैं, तो वो भी एक पुराना इशू था, उसको भी हल करेंगे। ये डिस्कस हुआ होगा यकीनन कि भाई शाम को क्या करना है, सीरिया में क्या करना है। और सीरिया में ये कुर्द इलाका खास तौर पे, एक जो कुर्द हैं वो उनको ईरान सपोर्ट करता है, कुछ कुर्द हैं उनको तुर्की। तो ये मामलात इनकी मुलाकात के दौरान यकीनन डिस्कस होंगे और हल हो गए होंगे, वरना ये दौरे इस तरह से नहीं होते, उनसे पहले सारा होमवर्क हुआ होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई। लेकिन मसला ये है कि ये जो जंग फैल रही है, देखें जंग कहाँ कहाँ हो रही है। पहले तो ये देखें, यूक्रेन जो कि यूरोप, पूरे यूरोप है, असरअंदाज यूरोप पर भी, तुर्की पर भी, पूरी दुनिया, गंदम कहाँ से होगा, क्या होगा, क्या नहीं। उसके बाद जनाब ये गज़ा का मसला, गज़ा से फैल के ये अरब ममालिक तक आया, अफ्रीका तक चला गया, उसके बाद ये बहर अमर तक आया, बहर अमर के बाद ये वो इसकी धमक जो है सुनाई दे रही है ये मालदीव तक। मालदीव के अंदर जनाब चाइना का जहाज़ खड़ा हो गया आके, चाइना का जहाज़ खड़ा हो गया आके। और उसके ऊपर इंडिया के अंदर एक इशू है कि भाई मालदीव जो है वो इंडिया के लिए, अच्छा वज़ीर आज़म मोदी जो हैं उन्होंने राम मंदिर का इफ्तिताह किया। अच्छा, अब ये है कि ये उनकी इलेक्शन की लेकिन उन्होंने उसमें जो जुमला इस्तेमाल किया, और ये बड़ा अच्छा हुआ है कि इसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि दुनिया इतने हिजान, ये बड़ा सेंसिटिव इशू था बाबरी मस्जिद वाला, इस वक्त खामोशी है। खामोशी आगे रहेगी नहीं रहेगी उनका अपना, भारत का अपना मामला है। 20-21 करोड़ मुसलमान हैं भारत में, 20-21 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पे, कई इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं। तो जब आप एक खास जगह होते हैं डेमोक्रेसी में और थियोक्रेसी
ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है कि आप थियोक्रेसी की तरफ चले जाएं तो, लेकिन आप अपने मुल्क को ज़रूर देखते हैं कि यहाँ पर 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, यहाँ पे दलित हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो खुल के बात करते हैं, वो सेकुलर कह देते हैं, आप उनको भी गाली बन गए वहाँ पे। अजीब व गरीब सी सूरत हाल। बहरहाल, लेकिन उनकी जो मतलब मैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, उन्होंने कहा कि 1000 साल की गुलामी से निजात मिली है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा। तो मैं इसको समझ नहीं पाया कि 1000 साल की गुलामी क्या है। भाई अंग्रेज़ों की गुलामी तो समझ में आती है, तो फिर इन्होंने मुझे ये फिर पता चला कि वो 1000 साल उन्होंने वो जो मुसलमानों की हुकूमत थी उसको भी उसमें इंक्लूड कर लिया, यानी मोहम्मद बिन कासिम से शुरू किया है। लेकिन उससे पहले था क्या? फिर मैंने ये पूरा निकाल के देखा, मैंने कहा मैं ज़रा चेक करूँ कि 1000 साल की गुलामी से पहले क्या था। मतलब मौर्य थे, वो तो आर्यंस आए थे वहाँ से, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ सल्तनतें बनी, वो तेज़ी के साथ गिरती गई। ये पाला एम्पायर है, फिर उसके बाद ये अहोम एम्पायर है, फिर उसके बाद ये सतावंश एम्पायर है, चोला एम्पायर है। ये अच्छी एम्पायर्स हैं, एक दूसरे को मारते गए सारे राजे महाराजे, ये गिरती गई एम्पायर्स। ये पांडा एम्पायर थी एक 800 साल पहले की, फिर ये गुप्ता हैं। तो मतलब ये ऐसी क्या चीज़ है कि उसमें ये इसकी ये मतलब ये आज़ाद तो नहीं थे, ये सब ने एक दूसरे को मारा है। मुसलमान नहीं थे तो ये एक दूसरे को इन्होंने मार के गिराया है ना सारा, ये एक दूसरे को ही ख़त्म किया सारा। पहले तो आर्यंस आ गए थे, तो आर्यंस मौर्य बन गए थे गालिबन, तो वो उसके बाद वो या कुछ और बन गए थे। तो ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये इसमें आखिर ऐसी क्या बात है कि ये किसकी गुलामी थी। उससे पहले भी तो ये, और देखिए जो ये मुग़ल बादशाह और बाकी बादशाह हैं, हम उनको आइडियलाइज़ तो नहीं करते। हम लोग कौन सा आइडियलाइज़ करते हैं? हम कहते हैं ताकत का खेल था। इब्राहिम लोदी भी तो मुसलमान था, जब बाबर जीत गया वो। तो मसला ये है कि हम इसको आइडियलाइज़ नहीं करते कि सारे जो हैं वो बड़े परफेक्ट थे और जनाब दीन इलाही ईजाद हुआ, मुतनाज़ इशू है, बाकी बहुत सारे इशूज़ हैं। हम को आइडियलाइज़ नहीं करते उन लोगों को कि जी सारे जो मुसलमान फरमा रवा गुजरे हैं तारीख़ में, हम उनको आइडियलाइज़ करें। हाँ, अगर मतलब हम कई जो उमवी ख़ानदान के और बाकी हुआ, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को मालक करते हैं। देखिए ना, मतलब कुछ शख्सियात को ही बात हम ज़रूर करते हैं। ये नहीं कि हम ये जो है जो भी बादशाह आ गए और ऐसा नहीं होता। तो उससे पहले 1000 साल पहले था क्या? मतलब मुझे कोई, मैं इस पर पूछ के ज़रा रिसर्च करूँगा कि आखिर था कि जो भी कुछ है। तो या तो कहें कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी से इजाज़त मिल गई, तो अंग्रेज़ तो खुद आए थे, उनको तो आपने रास्ता दिया। टीपू सुल्तान के खिलाफ जो साजिश हुई तो उसमें मुसलमान भी था और मराठे। तो क्या आखिर क्या मतलब कौन सी गुलामी थी? तो उधर भी कोई उन्होंने हकीकी आज़ादी ढूंढ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुदा जाने। और ताइवान सर पे खड़ा है, ये ताइवान के इशू को, और ये हर सूरत इंडिया को जो चीज़ अवॉइड करनी है ना, अब मैं सिर्फ गुजारिश करूँ, म्यांमार पकड़ा है, वो चाइना के साथ, इनके चाइना और इंडिया का मामला सही होना चाहिए। सही। इंडिया और चाइना के मामलात को, लेकिन फिर ये के बीच में कौन पड़े? अगर सार्क एक्टिव होती ना, अगर ये मोदी सरकार सार्क को डीएक्टिवेट ना करते, पाकिस्तान अगर अमेरिका और चाइना की सुलह करवा सकता है तो ये भी कि जी खत्ते में हम बात करें। लेकिन वो उन्होंने ऐसी कुछ अजीब और गरीब सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि वो मुझे हर वक्त में डर लगता है कि ये जो ऊपर का बॉर्डर है, ये कहीं दोबारा 2.5 वॉर होगी, 2 फ्रंट वॉर होगी, ये होगा, तैयारी होगी, ऐसे होगा, वैसे होगा। मतलब भाई यहाँ तो मतलब सुकून है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आए मुल्क में, वो तो जंग से नीचे बात ही नहीं हो रही। और जंग इतनी खौफनाक है, ये खिता अभी मुझे नहीं पता। इस वक्त टेलीफोन आ जाए प्रेसिडेंट बाइडेन को कि मैं वो अंसारुल्लाह का सरबराह बोल रहा हूँ, और दूसरी तरफ से फ़ोन आ जाए कि जी मैं किसी मुल्क का सदर बोल रहा हूँ, तो किसका फ़ोन उठाएगा? बाइडेन। अंसारुल्लाह का फ़ोन उठाएगा कि भाई बंद कर यार, मेरी जान छोड़िए, बैरे एम्बर को खोल दे। तो मसला ये है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इतने पावरफुल हो गए हैं कि इसको काबू रखना, अपने मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइन्स ना बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लिए भी मैसेज है कि अपने स्टेबिलिटी लेकर आएँ, खुदारा स्टेबिलिटी लेकर आएँ। नौजवान परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, तो फिर एक माशी प्रोग्राम इन्वेस्टमेंट शुरू करें यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग के साथ। वगैरह तो डे आफ्टर कि 9 तारीख को एक पूरा ऐसा होना चाहिए कि इस्तेकाम हो मुल्क में। लोग कहेंगे यार चलो अपन लोग काम शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, कोई प्लान करते हैं, कोई हम यहाँ पे कोई स्कूल खोलते हैं, हम यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज लगाते हैं, तो आगे चलते हैं। सही होगी डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि जो आज़ाद उम्मीदवार है ये हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सब इन्हीं की बात कर रहे हैं ना जी। कि जी आज़ाद अरकान की अहमियत होगी और आज़ाद अरकान जहाँ जाएंगे वो हुकूमत बन जाएगी, तो फिर वो हुकूमत तो बहुत बड़ी हुकूमत होगी। उसमें खुदा जाने कितने वजीर होंगे, मुशीर होंगे, क्या होगा। अभी जो पिछली पीडीएम की हुकूमत गई है तो शहबाज शरीफ साहब मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी हुकूमत बनाना चाहते थे, लेकिन जो लोग थे इत्तेहादी थे, उसमें हर शख्स मुशावरत दें, मुझे मुशीर बनाए, मुझे ये बनाए, मुझे अभी भी जो हालात हैं केयर टेकर में भी वो ऐसे ही हैं कि बहुत सारे वज़रा जो हैं वो मतलब बस हैं तो हैं। और ये उसके बाद उसके नतीजे में देखें, ये जो 2024 का साल है ना, ये जी। कई हवालों से हम तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, इसको डिस्ट्रप्शन भी कहा जा रहा है। ये डिस्ट्रप्शन भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिनटेक और बाकी सारा, मतलब फिनटेक का मतलब ये कि पैरेलल डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरफ दुनिया जा रही है, जी बैंक्स हैं ही नहीं दरमियान में। तो इस पूरी पिक्चर में, इस पूरी सूरत हाल में जो है वो, और फिर उसके बाद ये ज़ाहिर है कि वेपन्स वॉरफेयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस के अंदर ये जो अभी इंडिया का जो लैंडिंग हुई है मून पे, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा रोल था। मतलब टेक में, डाटा में, आगे पीछे दाएं बाएं, जो मैंने उस दिन पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये इसमें अब ये कि रिमोट वर्कर्स अभी तक काम कर रहे हैं रिमोट जॉब्स में, लेकिन वो अगर साइबर अटैक्स होते हैं दरमियान में, तो बड़ी कॉरपोरेशंस कितना इस बात पर निसार करेंगी कि वो इंडिया, पाकिस्तान, बाकी मुल्कों में अपने बड़े प्रोजेक्ट्स दें। तो ग्रेजुअली मुल्क खुद डिवेलप कर रहे हैं। जो LLMs हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, अपने खुद बना रहे हैं कि ये हमारी ज़बान है। हम मतलब डाटा भी नहीं है उनके पास, जो बड़े जाइंट्स हैं उनके पास डाटा भी नहीं है, क्योंकि डाटा उनके पास उन्हीं मुल्कों का है ना जहाँ, मतलब अफ्रीका का डाटा कहाँ से आएगा? कि अफ्रीका की जो ये सब सहारा साहिल के नीचे तो सब सहारा रीजन है ना, तो सब सारा रीजन के अंदर ये जो भी बुर्किना फासो और यहाँ पे सारे जहाँ से फ्रांस अभी निकल के गया है, तो यहाँ की तो ज़बानों के का डाटा नहीं है। यहाँ पे तो कोई डिजिटलाइजेशन नहीं है, और डिजिटलाइजेशन के आगे अब तो क्वांटम पे जा रहे हैं ना, तो एक नया खेल शुरू हो जाएगा साल 2 साल में। तो ये इसके अंदर बहुत सारा कुछ करना है। जो नौजवानों की बात होती है तो बहुत कुछ करना है, और साथ ही उसमें फिर ये एक तरफ तो आप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि इसराइल के साथ क्या हो गया भाई। इसराइल के साथ तो मतलब आपको जो अपना अपग्रेड भी करने हैं आपको, और ये यूक्रेन वॉर के अंदर क्या हुआ, क्या साइबर अटैक्स में रशिया आगे था पूरे के पूरे नेटो ममालिक से? ये भी बड़ा सवाल है। और डाटा आप इकट्ठा करते हैं तो अभी तक तो चैट GPT और ये सारा आपके पास तो सारा वेस्ट से आ रहा है, तो उधर चाइना तो बिल्कुल खामोश बैठा है। चाइना का डाटा आप कैसे लेंगे? तो इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी की में भी डिसप्शन है दरमियान में, और बहुत कुछ होने जा रहा है इस साल। अच्छा, फिर उसके बाद एक छोटा सा वाकया पेश आया है, लेकिन छोटा सा वाकया नहीं, वो बहुत बड़ा वाकया है। एक मुल्क है, उसका नाम है नारू। नारू, अच्छा, ये बहरुल काहिल में एक जजीरा है, और ये दुनिया का तीसरा सबसे छोटा मुल्क है। 10,000 लोग रहते हैं सिर्फ, ये वेटिकन के बाद और किसी छोटा सा मुल्क है नारो। ये वो मुल्क है जिसने अमेरिका की हमायत की थी। वो जो 1-2 मुल्क अमेरिका के साथ नहीं चले गए थे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में, तो हम मजाक भी कर रहे थे कि नारू कौन सा मुल्क गया, ये कौन से मुल्क मिले हैं ये इसराइल के फेवर में। तो नारू ने ताइवान को छोड़ के चाइना से हाथ मिला लिए। मतलब अब कुल दुनिया में 10 मुल्क रह गए ऐसे जो कि चाइना को नहीं मानते और ताइवान को मानते हैं, उनमें से एक मुल्क ये भी है नारू। और इन नारों का जो देखें, ये मालदीव का मैंने आपसे कहा, मुझे नहीं पता कि क्यों इंडियंस ने इसको इतना लाइट लिया के ब्लॉक में, मुझे बिल्कुल नहीं पता। के ब्लॉक मैं कहता हूँ, फिर वो वाशिंगटन DC आ जाता है दिमाग में, साउथ ब्लॉक, सॉरी। तो ये साउथ ब्लॉक में क्यों उसको लाइट लिया है कि अब जो मालदीव है, मालदीव के अंदर एक वेसल आके उनका डॉक कर रहा है चाइना का, और ये छोटे छोटे मुल्क दाएं बाएं से आगे पीछे से निकलना शुरू हो गए हैं सारे। और देखें, जब ये अगर नेतन्याहू नहीं सुन रहा, अगर आप ये जब ऊपर से आप रोकते हैं ना, उधर से एक मिसाइल आया किसी अरब मुल्क के ऊपर और यहाँ से इन्होंने पैट्रियट, तो एक धमक पैदा होती है। एक वो उसकी एक ऐसे नहीं होता कि पटाखा सा चल गया हवा में, ऐसा नहीं होता, एक धमक होती है, पूरी धमक। उस धमक में जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो लरजती, वो मतलब वो खुदा ना खास्ता को बड़े हादसे का खतरा होता है कि जी ऊपर जो है वो जनाब 100 मंजिला इमारत है या 80 मंजिला इमारत है, और उसके ऊपर जाके जो है वो पैट्रियट मिसाइल फट रहा है और जनाब वहाँ से वो रोक रहा है किसी को। तो ये अरब ममालिक, बाकी लोग, दुनिया इसको कंटेन करना चाह रही है, रुक नहीं रहा, क्योंकि नेतन्याहू नहीं मान रहा है। वो 2 स्टेट से हट गए कि मैं तो नहीं मानता 2 स्टेट, और बाइडन कह रहे हैं 2 स्टेट करें, कह रहे हैं 2 स्टेट नहीं करूंगा। अब हमारे से भी कह दिया हम भी नहीं करते। अब जनाब वो सोमालिया आ गया बीच में। अब सोमालिया के ऊपर, अच्छा मुझे बताएं, ये अदन, खलीज अदन और यहाँ सारी बेसिस लेके बैठे हुए थे ना, अगर ये मैरीटाइम से नहीं कर पा रहे, ये सारी दुनिया की फौजें मिलके,
आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने बाकायदा शी जिनपिंग से रब्ता किया है कि आप हुतीस से कहें और ईरान से कहें कि ये रास्ता खोलें। जैसे आपके शिप्स और रशिया के और बाकी मुल्कों के वहाँ से जा रहे हैं तो अमेरिका के और बाकी शिप्स को भी इजाज़त दी। जब चाइना उसमें कितनी हेल्प करता है मैं नहीं जानता। लेकिन इशू ये है कि उधर ताइवान इस वक्त अगर वो फ़र्ज़ करें अचानक वो ताइवान पे जंग तो नहीं होगी, मैं नहीं मानता इस बात को कि प्रॉपर अब जंग होगी। अब वो ताइवान खुद ही देखेगा हालात वाला, दुनिया के दाएं बाएं अजीब व गरीब किस्म के हालात चल रहे हैं, तो वो जो है वो खुद ही कहीं उसके साथ मर्जर का ऐलान ना कर दे। ठीक है, ये जो नारू गया है, ये नारू पहले चाइना को मान चुका था, फिर 2002 के बाद फिर 2005 में फिर ताइवान के साथ चला गया, फिर दोबारा वापस आ गया, तो स्ट्रेटेजिक मायदा हो गया। छोटे छोटे जजीरे भी इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर एक बेस बन जाती है। ठीक है, अब वो डिएगो गार्सिया भी तो इधर ही है, नीचे मालदीव के नीचे ही है। ठीक है ना, ये बेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, अमेरिकन बेस बड़ी इंपॉर्टेंट बेस है वो पैसिफिक में। तो बात ये है कि ये अब पूरी दुनिया के अंदर छोटे, ये जो नौजवानों की बात आज हुई ना जी, आप नौजवानों को हमने एक मुतबादिल, वो तो सियासी उनके नुक्ते हैं, गुस्सा है जो भी, वो तो ये बेरोजगारी, ठीक है, आगे का फ्यूचर प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, चोरी चकारी का खात्मा। नौजवान जाता है सबसे पहले उसे रिश्वत उसको देनी पड़ती है, डिग्रियां, तालीम कौन सी हासिल करनी है, कहाँ दुनिया जा रही है। एक मुतबादिल प्रोग्राम दें नौजवानों को और लोगों को। लेकिन ये अगर इस किस्म की बातें जो हो रही हैं इस वक्त, ये तो कोई मंशूर नहीं है। मैंने आपसे कहा ना, डे आफ्टर पाकिस्तान के इश्यूज अलग हैं। 9 तारीख को एक पहाड़ खड़ा होगा सामने, सिक्योरिटी का, खारजा पॉलिसी का, रिफॉर्म्स। आप जितना मर्जी पैसा लेकर आ जाएं, फिर वही बात कुएं में डालते जाएं आप, जब तक वो एक जानदार उसमें पड़ा हुआ है, जिंदा या मुर्दा, वो कुएं का पानी साफ नहीं होगा। आप जितना मर्जी कर्जा लाते जाएं बाहर से, आप कर्जा माफ़ी, वो जो एक था कि कर्जे कितने लिए गए हैं, हमने कमीशन बनाना है, वो भी नहीं बन सका। बात ये सारी कि ये मईशत को, रिफॉर्म्स को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को हमने ठीक करना है। ये हमारे बुनियादी इश्यूज़ हैं। इसी में से इंशाल्लाह हमारे नौजवान निकलेंगे और आगे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये हिजान की कैफियत में इस वक्त सिर्फ नौजवान ही नहीं है, सारी कौम है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।